हेलो और सबका स्वागत है एनसीईआरटी ज्योग्राफी डे 8 लेक्चर 7 में। आज जो हमने स्टडी करना है, आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हुए सबसे पहले जो हमने एटमॉस्फेयर का पढ़ना है, हमने अलग अलग लेयर स्टडी करनी है। देखो, हमने अभी तक पिछले लेक्चर्स में प्रेशर बारे समझा है, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करने से पहले एक चीज बारे समझ लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? देखो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है जैसे हम कहीं किसी भी हाइट, किसी भी एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, हमारे ऊपर जितना भी एयर का कॉलम है, क्योंकि देखो अगर मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, कहीं पे भी खड़ा हूँ, कहीं पे भी वॉक कर रहा हूँ, लगातार मेरे आसपास हवा तो है ही ना। वो हवा क्या कर रही है? वो हवा लगातार मेरे ऊपर प्रेशर बना के बैठी हुई है, मतलब मेरे ऊपर, मेरी स्किन के ऊपर जोर लगा के बैठी हुई है। वो जो प्रेशर मेरी बॉडी के ऊपर एग्जर्ट कर रही है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हर चीज तो वो प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है? देखो, हम कहीं पे भी रह रहे हैं, अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर है, तो कहीं पे भी अगर एक पूरा कॉलम लगाओगे, तो उस पूरी चीज को हम कहेंगे कि उस एरिया का एटमॉस्फेयर। कि जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर जाते हैं, देखो पहाड़ों में अक्सर बोला जाता है, एक ऐसे एक पूरा एरिया बनाता हूँ, एक मिनट। जैसे ये मान लीजिए ये कोई प्लेन्स हैं, ये सारा पहाड़ का एरिया हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो बिल्कुल सी के बिल्कुल साथ में है, समुद्र के बिल्कुल साथ में है। ठीक है, अब एक पर्सन आपका है थोड़ी सी पहाड़ों की हाइट पे, और एक पर्सन है बिल्कुल ही पहाड़ों की चोटी पे। ठीक है, अब ये जो तीन लोग हैं, बेसिकली इन तीनों लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही सी लेवल पे है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कॉलम ज्यादा बड़ा होगा। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि हवा पतली हो रही है, सांस लेनी भी इसलिए लोगों को मुश्किल लगती है, क्योंकि हवा की डेंसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि हवा का कॉलम छोटा होता जा रहा है। ठीक है, और इसका अब दूसरी चीजों में रिएक्शन कैसे होता है? देखो, जैसे जैसे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारी बॉडी के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो हमारी बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो हार्ट पंप है ना, हमारा हार्ट बहुत तेजी से, बहुत बड़े प्रेशर से सारा ब्लड पंप करता है, ताकि वो हर छोटे से छोटे बॉडी पार्ट तक खून पहुंचा सके। पर अब वो जब पंप करेगा, तब होगा क्या कि वो इतना ज्यादा प्रेशर है कि एक्चुअली वो हमारी वेन्स और मतलब आर्टरीज से खून आता है, तो आर्टरीज को वो अपने आप में टीयर ऑफ भी कर सकता है। तो एक एयर प्रोवाइड करता है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि हम जब अर्थ पे बिल्कुल प्लेन्स पे रह रहे हैं, आपको अगर आप नोटिस करोगे, आपको एक्चुअली आपकी हार्ट बीट महसूस भी नहीं होती। वो इसी कारण नहीं महसूस हो रही क्योंकि उसकी हार्ट बीट को आसपास हवा का प्रेशर बैलेंस कर रहा है, हार्ट के प्रेशर को आसपास हवा का प्रेशर बैलेंस कर रहा है। पर आप जब बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे होते हो, ऊंचे पहाड़ों पे होते हो, किसी हिल स्टेशन गए हो, वहां पे आराम से बैठे होगे ना, कई बार आपको हार्ट आपका महसूस हो रहा होगा। वो इसी कारण, क्योंकि हवा पतली हो चुकी है, इस कारण आपको आपका हार्ट ज्यादा महसूस हो रहा है। इसी तरीके से जैसे अगर आप देखते हो, एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं, वो हमेशा एक पूरा प्रॉपर सूट पहन के जाते हैं। उस सूट का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर उन्होंने सूट ना पहना हो, वो सूट कर क्या रहा है? वो उन्हें आर्टिफिशियल प्रेशर दे रहा है उनकी बॉडी को। क्योंकि अगर उन्होंने वो सूट ना पहना हो और कोई भी पर्सन स्पेस में पहुंच जाए, होगा क्या? सडनली हमारी जितने भी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, एक ही हार्ट बीट में सारी फट जाएंगी, तो वो पर्सन साथ के साथ मतलब खत्म ही हो जाएगा। इसी कारण वो स्पेस सूट डलवाना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, कई बार आप देखते हो कि लोगों के नाक से खून आ जाता होता है। वो आम चीज है, क्योंकि हार्ट का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस नहीं हो पा रहे। इस कारण कई बार कोई छोटी मोटी आर्टरी में पंक्चर हो जाता होता है, इस कारण वो खून आते होते हैं। ठीक है, कभी आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए, इसके पीछे का मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट बताया है।
अब इससे आगे बढ़ते हुए अब हमने पढ़नी है आपके एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स। देखो आपकी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, ये इस तरीके से। अब जितना भी हमारा समुंदर का एरिया हो, हमारे प्लेन्स हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें, जितने भी सबसे ऊंचे जो पहाड़ भी हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जिसके अंदर सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ बियॉन्ड ट्रोपोस्फियर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, हमें ट्रोपोस्फियर के अंदर ही सारी की सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, सारी बर्ड्स भी यहीं उड़ती हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो हम पैसेंजर प्लेन्स भी उड़ाते हैं ना, वो ज्यादातर इसी के ही अपर लेयर्स में उड़ाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं लेयर्स के अंदर अंदर आपकी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सारी लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो ट्रोपोस्फियर में एग्जिस्ट करती है। इससे ऊपर हमें कोई भी नोन लाइफ के सबूत नहीं है, इस कारण हम यही मान के चलते हैं कि वहां पे लाइफ है ही नहीं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए देखो यहाँ पे इसी कारण पर जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे, जैसे आप देखते ही हो, आप जैसे जैसे एरिया, हाँ जी, तो जितने हमारे पैसेंजर प्लेन्स भी होते हैं वो भी इसी हाइट पे उड़ते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रोपोस्फियर इस तरीके से होता है। तो इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, बेसिकली जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, जैसे हम देखते हैं हिल स्टेशन में जाते हुए भी, तो आपका वैसे वैसे टेम्परेचर भी ड्रॉप करता जाता है। ठीक है, तो आपके, क्योंकि ऑब्वियसली जो सन की लाइट आ रही है वो सबसे ज्यादा हीट नीचे पहुंचाएगी, फिर अर्थ से भी हीट निकलती है। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे, आपकी हीट अपने आप ड्रॉप करती जाएगी। आगे जाके हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि आपको इंसुलेशन का कंसेप्ट है ये, यहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे अर्थ अपनी हीट कैसे रिलीज करती है और अर्थ अपना टेम्परेचर कैसे बैलेंस करके रखती है, वो पूरा कंसेप्ट है। पर अभी के लिए कि अर्थ से जो मतलब सन से हीट आई, उसके बाद अर्थ एक बार हीट हो जाती है, फिर वो अपनी हीट निकालना शुरू करती है। इसी कारण सरफेस, जितनी प्लेन सरफेस होती है और जितनी नीचे होगी वो उतनी ज्यादा गर्मी होगी, और जितना आप ऊपर जाते जाओगे ट्रोपोस्फियर में उतनी ज्यादा आपकी अ, जो अ, गर्मी है वो कम होती जाएगी और टेम्परेचर गिरता जाएगा। इसी कारण -50 तक भी पहुंच जाते हैं। ये एवरेज टेम्परेचर्स हैं, ऑब्वियसली एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो वेरी करती है। शुरुआत ऑब्वियसली हम अर्थ के बिल्कुल प्लेन एरिया से हम कर रहे हैं। देखो, कभी भी हमने एल्टीट्यूड मेजर करना होता है ना, आप किसी भी हिल स्टेशन जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, हमेशा बोर्ड लगे होंगे कि आप लेट्स सपोज 2000 मीटर हो अबव द सी लेवल। अब ये अबव द सी लेवल मेजर करना क्या हुआ, क्या है ये सी लेवल से हम क्यों मेजर करते हैं अल्टीट्यूड को? बेसिकली होता क्या है कि देखो, पानी एक ऐसी चीज है, पानी आप किसी भी और कंटेनर में भी डालते हो, पानी हमेशा इवनली सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई मैटर नहीं करता होता कि नीचे कैसी सरफेस है, ऊपर पानी की लेयर बिल्कुल कांस्टेंट दिखती है। अगर आप दुनिया का मैप देखोगे, सारी दुनिया में ना जो ओशंस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे पानी की बॉडीज, ओशंस जो हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीच में लैंड एरियाज आते हैं, पर क्योंकि 70% हमारी अर्थ जो है वो पानी से बनी हुई है, तो सारे ओशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कारण क्या है कि सारी दुनिया में पानी ने एक दूसरे मतलब अपनी हाइट बैलेंस कर ली है, सेम हाइट पे है पानी। इसी कारण अगर आप इंडिया में बैठ के हाइट मेजर कर रहे हो समुंदर से, या आप अमेरिका बैठ के कर रहे हो, या कहीं और चाइना में वहां जाके कर रहे हो, हर जगह पे हाइट बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि ये पानी जो ओशंस हैं, जो सी हैं, इनकी हाइट बिल्कुल बराबर रहती है सारी जगह। इसी कारण हम जब यहाँ से मेजर करेंगे, हमारी कैलकुलेशन सारी दुनिया में बिल्कुल सेम आएंगी। इसी कारण जब हम एल्टीट्यूड मेजर करते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं अबव दी सी लेवल। इस सी लेवल से हम मेजर करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर रहता है सारी दुनिया में, उसे हम जीरो मान लेते हैं।
अब जो मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर अगर एक सिंगल लाइन की तरह सारी दुनिया में, अगर अर्थ के चारों ओर अगर मैं ट्रोपोस्फियर के ऐसे लेयर बनाऊं, अगर ये लेयर बिल्कुल कांस्टेंट होती तो एक परफेक्ट सर्कल बन जाता। पर अगर इसे देखोगे, कहीं पे ये 12 किलोमीटर हाइट की है और कहीं पे ये 18 किलोमीटर की है। ये ऐसा क्यों है? देखो, इसका असर यहाँ पे पड़ता है कि आपकी अर्थ रोटेट की स्पीड पे करती है। ये एक बहुत लो, क्योंकि मैंने आपको पहले जैसे पिछले लेक्चर्स में लैटिट्यूड पढ़ते हुए बताया कि ये जो सेंटर वाला सर्कल है, यहाँ पे अर्थ सबसे ज्यादा चौड़ी है, सबसे ज्यादा फैली यहाँ पे अर्थ है। इस पूरी चीज को मान लो कि जैसे कि ये ट्रैक है, एक रनिंग ट्रैक है ये। अब देखो, सारी दुनिया ने घूमना तो बराबर ही है, तो ये सेंटर वाला हिस्सा सबसे चौड़ा होने के कारण ये सबसे लंबा ट्रैक हो गया। पर जितना मैं पोल के पास जाता हूँ, वहां पे ये ट्रैक उतना ही छोटा है। वहां पे अगर किसी ने भी इस पूरे सर्कल को कवर करना है, उस चीज के लिए ट्रैक इतना है। अगर मैं यहाँ पे दो लोगों को बोलूँ कि दोनों ने यहाँ पे भागना है, और दोनों के पास ये पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे हैं, 24 आवर्स है, तो आप खुद बताओ कि किसे ज्यादा तेज भागना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये जो, इसे बी मान लेते हैं, से मान लेते हैं, ऑब्वियसली ये जो बी पर्सन है, इसका ट्रैक बहुत छोटा है, तो ये धीरे धीरे भी चलेगा तब भी ये ट्रैक पूरा कर जाएगा। पर इसके लिए ट्रैक बहुत लंबा है, इसे उससे बी पर्सन से तो ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, तभी जाके ये सारा ट्रैक पूरा कर पाएगा। इसी कारण जो है आपकी अर्थ, एक और फैक्ट अब यहाँ पे बता रहा हूँ, जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी कि जो इक्वेटर है, यहाँ पे अर्थ की रोटेशन रोटेशन स्पीड मैक्सिमम होती है। यहाँ पे अर्थ सबसे तेज घूमती है। ठीक है, देखो घूम पूरा सर्कल रहा है, पर सर्कल का अगर एक हिस्सा ज्यादा चौड़ा है और एक हिस्सा कम चौड़ा है, तो ऑब्वियसली जो हिस्सा ज्यादा चौड़ा है उसे ज्यादा तेजी से, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री है उसे यहाँ वाली कंट्री से बिल्कुल बराबरी करनी है ना टाइम पे, ये दोनों को चलना तो एक साथ ही है। पर ये ज्यादा चौड़ा है, तो इस पूरे सर्कल को ज्यादा तेज घूमना पड़ेगा। इसीलिए अर्थ सेंटर से, इक्वेटर से ज्यादा तेज घूमती है। और जो पोल है, बिल्कुल जो पोल के एरिया हो गए दोनों साइड पे, यहाँ पे अर्थ की रोटेशन स्पीड 0 किलोमीटर हो जाती है। यहाँ पे अर्थ घूम रहे, क्योंकि है क्या, ये तो एक्सिस ही आ गई ना, यहाँ पे तो घूमना ही है, यहाँ पे तो घूमने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा, यहाँ पे तो एक सिंगल डॉट ही रहा, जहां मर्जी से देख लो वो सेम ही डॉट दिखेगा। ठीक है, पर इस पॉइंट को अगर घूम के इस साइड पे जाना है और फिर से घूम के इस साइड पे आना है, मतलब ये 3D डायग्राम के तौर पे अगर मानो, तो इसे पूरा घूमना पड़ेगा। पर वहीं पे एक डॉट है, डॉट को जिस मर्जी साइड से देख लो तो ऑब्वियसली वहीं पे है। अगर मैं एक सेंटर ऑफ द डॉट पे खड़ा हो जाऊं और मैं बस एक चक्कर मार दूं, मेरी कोई स्पीड थोड़ी हुई, पर मुझे यहाँ भागना पड़े, ये है अपने आप में स्पीड। ठीक है, ये भी अपने आप में स्पीड है, पर इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये पोल मान लो, ये सी फिगर मान लो। अब इसी कारण यहाँ पे जो देखो, जो आपकी इक्वेटर पे स्पीड है 1650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमना पड़ता है। वहीं पे जैसे जैसे फिर पोल्स की तरफ जाओगे और थोड़ा ऊपर गए, 1550 किलोमीटर, फिर 1275, फिर 380, और करते कराते 0 किलोमीटर पोल पे हो जाती है। अब जितनी तेजी से अर्थ घूमेगी, अब देखो एक फिजिक्स का कंसेप्ट आपने स्कूल में पढ़ा होगा, चौंग घूमते हुए भी ये कंसेप्ट आता है, कभी भी कोई भी सर्कल घूमते हुए। जब भी आप एक सर्कल घूमते हो, दो फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स होती है जो आपको सर्कल से बाहर फेंक रही है, एक फोर्स है जो सर्कल के बाहर, अगर आप कभी भी कोई सर्कल को ज्यादा तेजी से मोड़ोगे ना, हमेशा देखना वो आप सर्कल के बाहर जा रहे होगे। तो जब भी आप तेज घूम रहे हो, एक फोर्स होती है जो आपको बाहर फेंकने की कोशिश करती है, आपको आउट ऑफ लाइन फेंकने की कोशिश करती है। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो फोर्स आपको अंदर को खींच रही, पिटल फोर्स। ठीक है, एक फोर्स आपको अंदर खींच के बैलेंस करने की कोशिश करती है, और एक फोर्स, क्योंकि सर्कल है, वो आपको हमेशा बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। अगर आप कभी भी कोई अम्यूजमेंट पार्क में गोल घूमने वाला कोई झूला लोगे, वो हमेशा देखना आपको बाहर की तरफ स्विंग करवा देगा। वो इसीलिए बाहर की तरफ स्विंग करवा रहा है, क्योंकि वो जैसे जैसे घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे ही बढ़ती जा रही है।
जो अंदर को आपको बस उस झूले से अटैच रख रही है वो है सेंट्रीपिटल। अगर किसी भी पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होगी सेंट्रीपिटल से, वो साथ के साथ झूला टूट जाएगा और आप उड़ के बाहर। ठीक है, मैं विश नहीं कर रहा हूँ, बस एज अ फिजिक्स कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज यहाँ पे आती है कि जब हम सैटेलाइट्स बनाते हैं, ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्च देखना हमेशा इक्वेटर से जितना नियर हो सके ना उतना नियर लॉन्च किया जाता है। इंडिया में भी साउथ इंडिया में सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं। उसका दो कारण है। पहला कारण यही है कि इक्वेटर के पास पड़ गया साउथ इंडिया ज्यादा, तो वहां से जब आप लॉन्च करोगे एक नेचुरल, क्योंकि अर्थ तेज घूम रही है, वो सैटेलाइट्स को बाहर, हम जब जोर लगाएंगे, हम रॉकेट फायर करेंगे, वो कम फ्यूल पे ज्यादा बाहर जाने की पोटेंशियल होल्ड करता है। दूसरी चीज जो है, मतलब दूसरा जो फैक्टर देखा जाता है कि बेसिकली उसके बिल्कुल साथ में पानी की बॉडी है, तो अगर बाई चांस कोई भी सैटेलाइट में प्रॉब्लम आई, वो जाके समुंदर में गिरे और किसी कंट्री या लोगों की जहां पे भी आबादी रह रही है उसके ऊपर जाके ना गिरे। इस कारण, ये दो चीजों के कारण साउथ इंडिया में ही लॉन्चेस होते हैं, नॉर्थ इंडिया में कोई भी लॉन्च की साइट ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी चीज मैंने आपको बताई, इसका असर हमारे कंसेप्ट में क्या है। देखो, जब आपकी अर्थ घूम रही है, अर्थ की रोटेशन के अपने आसपास की हवा को भी ऐसे ही धक्का मार दिया। अर्थ के आसपास जो हवा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इक्वेटर पे जोर लग रहा है, यहाँ पे ना ट्रोपोस्फियर ज्यादा दूर चली गई है, पोल्स पे ये ज्यादा पास है, तो ये ट्रोपोस्फियर की लेयर कुछ ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ थी, हवा को भी इसने बाहर को धक्का मार के फैला दिया। इसी कारण आपके इस तरीके से धक्के के कारण आपकी ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि जो आपके पोल्स हैं, पोल्स पे 12 किलोमीटर तक नीचे भी आ जाते हैं, कई बार 8 किलोमीटर तक भी नीचे आ जाते हैं, विंटर्स में और नीचे भी आ जाती है। ठीक है, और इक्वेटर पे ये 18 किलोमीटर हाइट तक भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, इक्वेटर पे ये ज्यादा ऊंची है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये हवा फैल चुकी है। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए वो है स्ट्रेटोस्फियर। अब सेकेंड लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, वो है, अच्छा एक लास्ट चीज ट्रोपोस्फियर बता दूं कि ज्यादातर क्लाउड्स भी, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स, वर्ड्स याद रखना, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स वो यहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली देखो, जब ज्यादातर क्लाउड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो ज्यादातर वेदर फिनोमिना, बारिश, हवा, तूफान, साइक्लोन्स, वो सब कुछ भी ट्रोपोस्फियर में ही अकर होता है, ऊपर कोई भी वेदर नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर क्लाउड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ऑल वेदर फिनोमिनन्स एग्जिस्ट हेयर हेयर। ठीक है, सारे के सारे जो वेदर के फिनोमिनाज हैं वो यहीं पे अक्कर होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स। क्लाउड, बादल कई बार ऊपर भी थोड़े से चले जाते हैं, वो अलग टाइप के बादल होते हैं, पर बादल ऊपर भी कई बार बन जाते हैं, पर वो बादल कोई क्लाइमेट वेदर का कोई इफेक्ट नहीं करते। वो 90% क्लाउड्स यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं ट्रोपोस्फियर में, और सारा वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है, इससे बियॉन्ड कोई वेदर फिनोमिना नहीं अक्कर होता। तो स्ट्रेटोस्फियर जो अगली लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर को हम किस चीज से जानते हैं, देखो इसका भी फिर इसीलिए हाइट डिफरेंस आ गया, कोई सारा फैक्ट आ गया कि फैली हुई है। अब जो स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पे टेम्परेचर जब शुरू हुई तब -56 डिग्री सेल्सियस था, पर जब ये खत्म होने को आई है, ये -2.5, ये पॉइंट है, 2.5 डिग्री सेल्सियस है। तो यानी कि अगर इसे देखोगे, ये टेम्परेचर बढ़ चुका है। ऐसा कैसे हो गया कि हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर आपका साथ के साथ बढ़ रहा है? तो बेसिकली है क्या, स्ट्रेटोस्फेयर की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, वो है यहाँ पे आपकी एक लेयर एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर O3। ओजोन लेयर हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है
कि ओजोन लेयर के अंदर ना आपके जितनी भी यूवी रेडिएशन हैं जो सन की तरफ से आ रही हैं, जितनी भी यूवी रेडिएशन सन की तरफ से आ रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ओजोन लेयर हीट अप हो जाते हैं। यूवी रेडिएशन में प्रॉपर्टी होती है कि वो चीजों को गर्म कर देती है। तो यहाँ पे ओजोन की लेयर अपने आप में गर्म हो जाती है और ये ज्यादातर या तो एब्जॉर्ब कर लेगी या इन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, वापस भेज देगी। तो इस तरीके से अब जब ये सारी लेयर हीट अप होगी, इसी कारण ये टेम्परेचर ऊपर वाले हिस्से में जाते हुए बढ़ गया, क्योंकि ये लेयर यहाँ पे गर्म हुई पड़ी है। अब ये अर्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि देखो, अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर नहीं मेंटेन रहेगा, अर्थ नाइट में जब आपका खासकर सन नहीं होता, तब इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि बर्फ भी रात को जम जाए, मतलब आपका पानी सारी जगह जमने लग जाए, सब कुछ ऐसा होने लग जाए। सुबह आएगा फिर से मेल्टिंग, रात को फिर से जम गया। तो ये जो है ये एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनाज है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी कारण ओजोन लेयर अर्थ को ना एक प्रोटेक्टिव हीट लेयर प्रोवाइड करती है, कि यानी कि एक तो हमें यूवी रेडिएशन से बचा लिया, दूसरा यहाँ पे जितनी भी ये जो गर्मी हमें रिक्वायर्ड थी अर्थ के ऊपर, ओजोन लेयर ने हमें दे दी। इसके बाद इससे जो ऊपर वाली लेयर है, देखो फिर से टेम्परेचर ड्रॉप करने लग जाता है, -2 से शुरू होकर -86 डिग्री तक चला जाता है बस। ठीक है, उसके बाद देखो फिर बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर लेयर वाइज चेंज होता जाता है, वो चीज को नोटिस करने की जरूरत है। मैं अगली लेयर का फिर बताऊंगा। अब मैं मीजोस्फीयर के ऊपर आता हूँ। मीजोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, मीजोस्फीयर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था, कि जो आपके बाहर से मिटियोर्स आते हैं, मिटियोर्स अर्थ को एंटर करेंगे हवा की रगड़ के कारण। इनमें जैसी रगड़ लगेगी इनके ऊपर, ये साथ के साथ इनमें आग लग जाएगी। आग लगते लगते ये मीजोस्फीयर की लेयर मेन है, जहां पे आके ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितने मिट्योर्स आए होते हैं वो यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे आग लगनी शुरू होती है, थर्मोस्फेयर तक आते आते, और यहाँ पे वो जल के खत्म हो जाते हैं। तो हम थर्मोस्फेयर में आग लगी, मीजोस्फेयर में आते हुए खत्म हो गए। मीजोस्फेयर में खत्म होना एक मेन, मीजोस्फेयर क्यों पड़ती है इस चीज में? देखो हुआ क्या है, ओवर दी ईयर्स अर्थ को एग्जिस्ट करते हुए करोड़ों साल हो गए हैं, और तब से ही कोई ना कोई छोटे मोटे मिट्योर्स, बड़े साइज के भी छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं, हर रोज कोई ना कोई मिट्योर अर्थ के अंदर आते ही आते हैं। ये जितने भी मिट्योर्स अर्थ को एंटर कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे आके अगर मीजोस्फीयर में खत्म हो रहे हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे है तो ये सारे के सारे रॉक्स थे ना, रॉक से बन जाती है मिट्टी। तो ये मीजोस्फीयर ये सारी ना यहाँ पे मिट्टी से भरी पड़ी है। ये मिट्टी नीचे को नहीं गिरी है, ये सारी मिट्टी यहीं पे एग्जिस्ट करती है मीजोस्फीयर में, क्योंकि कोई अर्थ का यहाँ पे सर्कुलेशन का साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको जैसे बताया, वेदर सारी यहाँ पे है, ठंडी हवा नीचे आई, गर्म हवा ऊपर गई, वो भी सिर्फ थर्मोस्फीयर के अंदर ही हो रहा है। ऊपर कोई हवा में सर्कुलेशन नहीं होती, तो यहाँ पे जो चीज रहेगी वो यहीं पे रह जाती है। ठीक है, अनटिल अनलेस उसे ग्रेविटी नीचे को खींचना शुरू कर दे, और मिट्टी इतनी हल्की है कि वो बैलेंस होके वहीं पे रह जाती है। कि आपकी ये मीजोस्फीयर की सारी लेयर यहाँ पे भरी पड़ी है, और ये मिट्टी लगातार यहाँ पे इकट्ठी हुई पड़ी है। अब इसके कारण क्या होता है कि मिट्टी अगर हवा में हो ना, मिट्टी और ज्यादा रगड़ देती है। ठीक है, अगर हवा चल रही है वही अपने आप में रगड़ दे रही है। जैसे आप एक तूफान में बाहर जाओगे, हवा चल रही है, आपको आगे चलने में प्रॉब्लम होगी, पर उस अगर हवा में मिट्टी भी उड़ने लग जाए ना, तो आपको नोटिस होगा आपके फेस, आपकी स्किन के ऊपर वो बहुत ज्यादा पिंच करती है, क्योंकि वो उतनी ही ज्यादा आपको रगड़ मार रही है। वैसे ही जो इतनी हाई स्पीड में मिट्योर्स अर्थ को एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे वो सारे मिट्योर रगड़ खा रहे हैं। उस रगड़ खाने के कारण ये यहाँ पे बुरी तरीके से जल के यहीं खत्म हो जाते हैं, तो और मिट्टी ऐड अप हो जाती है। ठीक है, जब मिट्टी ऑब्वियसली हद से ज्यादा होती है, वो थोड़ी थोड़ी बाकी लेयर्स में नीचे गिरने लग जाती है, पर वो हमें गिरती हुई दिखाई नहीं देती, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्लाउड्स में, क्लाउड बनाने में हेल्प कर देते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, उनके साथ मिट्टी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमें मिट्टी कोई गिरती हुई आसमान से कभी नहीं दिखेगी।
ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि अपने आप में मीजोस्फीयर के लेवल पे कोई सर्कुलेशन नहीं चल रही हवा की। इससे ऊपर जो लेयर है वो है थर्मोस्फीयर की लेयर। देखो थर्मोस्फीयर की लेयर, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, कि आपको सेकंड लेक्चर में कि यहाँ पे आपके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो आपकी सोलर विंड्स आती हैं सन से, वो सोलर विंड्स के कारण यहाँ पे आपकी अलग अलग लाइट्स आसमान में बनने लगती हैं। वो एटमॉस्फेयर में किस हाइट पे बनती हैं? वो थर्मोस्फेयर की लेयर के अंदर बनती हैं। ठीक है, जो आपकी अरोरा बनते हैं वो थर्मोस्फेयर में बनते हैं। और इसके ऊपर एक्सोस्फेयर आ जाता है, वहां पे वो चीज। इसी कारण ये जो आपके चार्ज पार्टिकल्स ये सारी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना चार्ज खत्म कर रहे हैं, इसी कारण इस लेयर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। देखो -86 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सडनली टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे। पर उसका हाई होने का कारण यही है क्योंकि सोलर से जो विंड्स आई हैं उनमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने यहाँ पे चार्ज रिलीज कर रहे हैं, उसके साथ यहाँ पे सारी की सारी चीज हीट अप हो रही है। तो थर्मोस्फीयर इस तरीके से हीटेड अप रहती है। अब एक चीज और बता दूं मैं, थर्मोस्फीयर के अंदर यहाँ पे ना ये कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने इमेजिनरी एक लाइन यहाँ पे बना दी है, जिसे हम कहते हैं कि अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर एग्जिस्ट करती है। जहां मर्जी हो आप, इक्वेटर पे हो, पोल्स पे हो, कहीं कहीं पे भी हो, 100 किलोमीटर ऊपर ये एग्जिस्ट करती है। इस लाइन को हमने नाम दिया है कर्मन लाइन। इस लाइन को हमने नाम दिया है कर्मन लाइन। ये कर्मन लाइन क्या रोल प्ले करती है? ये कर्मन लाइन बेसिकली इसे हम कहते हैं कि इसके बाद सारा स्पेस शुरू हो जाता है। देखो स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ की एटमॉस्फेयर की हाइट इतनी है इतनी है। अर्थ की एक्चुअली कोई एक फिक्स हाइट नहीं है एटमॉस्फेयर की। हवा धीरे धीरे पतली होती जाती है अर्थ के बाहर, और हमारे रहने लायक कंडीशन नहीं रहती। पर कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं आप बना सकते कि यहाँ जाके एटमॉस्फेयर खत्म होगा। ये कोई पहाड़ नहीं है कि पहाड़ का एक पत्थर की लाइन होगी। हवा है, हवा ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो हमने एक आर्टिफिशियल लाइन बना दी है जिसे हम कहते हैं कर्मन लाइन। ये कर्मन लाइन अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर है। कोई भी चीज जो 100 किलोमीटर को क्रॉस कर जाती है उसे हम कहते हैं कि वो स्पेस को एंटर कर चुकी है, जहां पे ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, और सारी चीजें हम वहां पे एक्सपेरिमेंट्स और वो सब कुछ जो हमने ग्रेविटी से हटके करने होते हैं वो हम यहाँ जाके करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब धीरे धीरे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हाँ स्पेस फील्ड को एंटर करती जा रही है। इंडिया के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स धीरे धीरे लॉन्च होते जा रहे हैं। अब ये सबकी कोशिश है कि वो स्पेस के अंदर चीजें भेज सकें। तो आपको कभी ना कभी ये पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस कहते हैं किस चीज को, किस हाइट को आपके स्पेस कहेंगे, या उस लाइन को क्या कहते हैं? तो कर्मन लाइन एज अ डेफिनेशन आपको आ सकता है। कर्मन लाइन इस कारण आप याद रखना। ठीक है, तो ये चीज ये रही। अब इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये कम होता जाएगा, और वो अपने आप, मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ। अब फ्लो ऑफ विंड बारे बताऊं। देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या है। ठीक है, वो टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन को याद करो। वो रिलेशन था कि ये इनवर्स रिलेशन है। इसका क्या मतलब था कि अगर आपका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर सिर्फ वहीं एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे लो टेम्परेचर है, ये हमेशा उल्टे होंगे। और जहाँ पे लो प्रेशर है वहां पे हमेशा हाई टेम्परेचर होगा। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो ये सिग्निफिकेंस कहाँ से आता है, मतलब मैंने आपको इसके बाद पार्टिकल्स भी ड्रॉ करके बताए थे कि जहां पे अगर अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर लगातार सन की गर्मी पड़ रही है, इसके कारण क्या होगा कि ये सारी अर्थ सरफेस गर्म होके, पहले अर्थ सरफेस सारी हीटअप होगी, उसके बाद ये अपनी गर्मी रिलीज करना शुरू कर देगी। अब ये अपनी जब गर्मी रिलीज करना शुरू करेगी, ये अपने ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को गर्म कर देगी। अब इनमें से पार्टिकल्स के अंदर चार्ज आ गया, ये गर्म हवा ऊपर को ट्रैवल करेगी और इसे रिप्लेस करने की कोशिश करेगी जो ऊपर प्रेजेंट है ठंडी हवा। उसे वहां पे गैप दिख रहा है नीचे, वो वहां आने की कोशिश करेगी। पर उससे पहले कि वो वहां पे आ सके, वो भी गर्म होके वापस मुड़ जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे, थोड़ा सा एक मिनट साफ कर दूं इसे।
यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर स्पेशियस जगह पे हो जाएंगे, क्योंकि इनमें हीट आती है। हीट के कारण ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, वाइब्रेशन के कारण ये एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं। तो ये टकरा ना सकें, तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर चले गए तो ये एक दूसरे से दूर हो गए। अब ये हिल भी रहे हैं तब भी कोई बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि बीच में गैप बना हुआ है। अब यही गैप जो बीच में ये अर्थ सरफेस के पास में ये वैक्यूम सा बन गया है, इसे ही हम कहते हैं लो प्रेशर बन गया। क्योंकि प्रेशर यही होता है कि चीजें एक दूसरे के साथ प्रेशर होगा। जैसे हम सिलेंडर पैक करते हुए करते हैं, जितने भी आपके गैस सिलेंडर्स हैं, परफ्यूम या डिओड्रेंट की सॉरी जो बॉटल्स हैं, वो सारी इसी तरीके से पैक होते हैं कि बिल्कुल हवा को बंद कर दिया जाता है, तो वो हाई प्रेशर चीज है। लो प्रेशर जो ऐसे हवा दूर दूर एक दूसरे से फैल चुकी है और उनके बीच में गैप है, ठीक है। पर लो प्रेशर कब क्रिएट हुआ? जब आपकी अर्थ सरफेस गर्म हुई थी, ये हीट अप होनी शुरू हुई। तो इस चीज को कहते हैं कि जब आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था, उसके कारण आपका लो प्रेशर हुआ। और सेम क्योंकि आपकी हाइट पे ये गर्मी नहीं पहुंचेगी, तो आपकी हाइट पे, मतलब जो एटमॉस्फेयर की हाइट है, यहाँ पे आपके लो टेम्परेचर है, ठीक है। और इसी कारण हवा एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के रह रही होगी, और वो जुड़ने के कारण क्या हो रहा है, हवा एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रह रही है, तो ये हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर वाली हवा वैसे ही भारी होती है, मतलब ये सर्कुलेशन क्यों शुरू होती है? क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतना जुड़ के रह रहे हैं, ये हैवी है, बस इन्हें नीचे जाने के लिए जगह चाहिए। तो जैसे इन्हें जगह नीचे को दिखते ही ये भागते हैं कि बस यहाँ से खुले हो जाए, यहाँ जाके बीच में रह लें। पर ये जब तक यहाँ पहुंचते हैं, ये हीट अप हो चुके होंगे, ठीक है, या कोई और पार्टिकल हीट अप हो चुका होगा। जैसे ये हीट अप हो गया, ये यहाँ से चला गया, अगर ये यहाँ पे आ भी गया तो टाइम में ये भी हीट अप हो गया, ये भी चला गया। इस तरीके से आपके पार्टिकल जो लगातार हीट अप होते रह रहे हैं, ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है, ऊपर जाते ही ठंडे हो रहे हैं, लो टेम्परेचर हो गया, ये पास में आके जुड़ के रहने लग जाते हैं, नीचे आके खुल रहे हो रहे हैं। अब इसी से, ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसी कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है कि आपकी हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई से लो चलती है या लो से हाई चलती है। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पे हमने खुद ही ड्रॉ कर दिया है कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे हवा जुड़ जुड़ के, वो तो गैप ढूंढ रही है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। जैसे कि किसी एरिया में आपके क्लाउड्स हैं, बादल है, और किसी एरिया में आपकी धूप आई हुई है, तो यहाँ पे बादल वाला एरिया क्योंकि ठंडा हुआ पड़ा होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ के रह रहे होंगे, ये सारे पार्टिकल्स भागेंगे खुली खुली जगह लेने के लिए। यहाँ पे पार्टिकल्स गर्म हो चुके हैं, ये ऊपर को उठ चुके हैं, वो इस साइड जाके शायद गिर के दोबारा से ऐसे आ जाए। तो आपकी जो हवा है, जो विंड हमें चलती हुई महसूस होती है, वो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आपकी चलती है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लो ऑफ विंड का डायग्राम है। अब इसी चीज का कंसेप्ट आता है लैंड और सी ब्रीज के क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं। देखो होता क्या है, लैंड की एक प्रॉपर्टी याद रखो, और पानी की एक प्रॉपर्टी उसके बाद बताता हूँ। देखो जब भी आपके सन से गर्मी लैंड के ऊपर आती है ना, लैंड कभी भी अगर आप गर्मियों में देखते हो, बचपन में आप मिट्टी में अगर खेले भी होगे, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मिट्टी की सिर्फ जो ऊपर वाली लेयर है ना, वो हद से ज्यादा गर्म होती है। मतलब अगर आप बिना कुछ पहने नंगे पैर अगर आप बाहर चले जाओगे, पैर जल रहे होंगे। पर अगर आप कभी उस मिट्टी को खोदते थे थोड़ा सा, नहीं तो इस बार समर्स में खोद के देख लेना, ठीक है, नीचे मिट्टी बिल्कुल ठंडी पड़ी होती है, ऊपर की थोड़ी सी लेयर होती है जो गर्म होती है। तो होता क्या है ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी मिट्टी के थ्रू आप देख नहीं सकते। जब आप मिट्टी के थ्रू देख नहीं सकते, तो गर्मी भी आपकी एक लेवल तक ही जा सकती है, उससे ज्यादा आपकी गर्मी नहीं जा सकती। अब इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सन की तरफ से गर्मी आ रही है, लैंड की सिर्फ जो टॉप लेयर है, ये सारी की सारी गर्म होने लग जाती है, ठीक है। अब ये गर्म सबसे टॉप लेयर हो रही है, नीचे तक नहीं गर्म हो रही। अब जब रात का टाइम होता है, देखो ये सारी गर्मी ना अल्टीमेटली रात को, कंसेप्ट क्या होता है कि रात को ना ये सारी अर्थ अपना एक्ट करती है। पर क्योंकि लैंड के ऊपर गर्मी सिर्फ टॉप लेयर के अंदर एब्जॉर्ब हुई है, ये गर्मी इसकी खत्म भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर से ही तो गर्मी निकालनी थी। सारी गर्मी कुछ ही घंटे में निकल जाती है, लैंड रात को ठंडा हो जाता है, ठीक है।
पानी का इससे उल्टा कंसेप्ट है। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब अगर जब धूप पानी के ऊपर डलती है ना, देखो पानी ट्रांसलूसेंट है, यानी कि पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं और पानी आपस में अंदर अंदर ट्रैवल कर सकता है। तो पानी क्या करता है, देखो जो ऊपर उसकी टॉप लेयर पे गर्मी आई, वो अपनी सारी गर्मी अपनी डेप्थ तक ले जाता है। वो कोशिश करता है कि वो सारा का सारा ही लेयर को गर्म कर दे। अब सारा पानी तो कभी गर्म हो नहीं सकता, पर ये सारे गर्म करने की कोशिश में पानी भी एक तो आपका सारा गर्म नहीं हो पाता। मतलब जब सी की बात कर रहा हूँ मैं, समुद्र की बात कर रहा हूँ, समुद्र की जो गहराई बहुत है, इतनी गहराई तक तो कभी सन गर्म ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, जितने घंटे के लिए प्रेजेंट होता है। तो ना वो गर्म कर पाता है, और इससे उल्टा असर क्या होता है यहाँ पे कि मतलब सारी की सारी हीट तो जा रही है नीचे तक, पर ना ऊपर से वो अच्छे से गर्मी होल्ड कर पा रहा है, तो पर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है गर्मी को। हम जब भी, अगर आप दिन में आपको जमीन गर्म लग रही होगी, पर आप किसी भी लेक में या किसी भी समुंदर साइड पे जाओगे, आपको पानी हमेशा जमीन से ज्यादा ठंडा लगेगा। उसका कारण यही है क्योंकि पानी अपनी गर्मी सारी नीचे तक ले गया है, और नीचे से ठंडा पानी ऊपर ले आया कि उसे भी गर्म कर दे। इसके कारण पानी उसकी मतलब पानी की गहराइयों तक उसकी गर्मी चली गई है। अब जब रात को है, रात को देखो पानी को भी अपनी गर्मी रिलीज करनी है। क्यों रिलीज करनी है ये बस मैं अभी शॉर्टली बताऊंगा। मतलब एक तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ ने अपना टेम्परेचर बैलेंस करके रखना होता है। तो दिन में सन गर्म कर रहा है सारी चीजों को, सारी चीजें गर्मी बचा के रख रही हैं, रात को ये सारी गर्मी रह सके, तो इसलिए मतलब अपना टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए। अब जब पानी ने अपनी गर्मी रिलीज करनी शुरू करनी है, पानी को गर्मी भी अपनी गहराइयों से लेके आनी पड़ेगी। लैंड ने तो बस ऊपर ऊपर की लेयर से निकालनी थी। अब एक कोई चीज है जो सिर्फ गर्म ही इतनी को लेयर में हुई है, दूसरी चीज है जो गर्म इतनी लेयर में हुई है। ऑब्वियसली इसे गर्मी निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब ये बड़ी चीज को अपनी गर्मी निकालने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस कारण आपके समुंदर को गर्मी निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाता है। अब इसका असर क्या होता है, अ, अब इसका असर क्या है, ये लैंड और सी ब्रीज क्या है। देखो लैंड जो है वो गर्म जल्दी हो जाता है, दिन डे टाइम है, डे टाइम में आपका जो लैंड है वो गर्म जल्दी हो जाता है सन की लाइट से। सन की लाइट दोनों समुद्र में भी जा रही है, लैंड के ऊपर भी आ रही है, पर इसने सिर्फ छोटी सी लेयर गर्म करनी है यहाँ पे, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होगा यानी कि हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब है, सॉरी, हाई टेम्परेचर लिखना है, जल्दी गर्म होगा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब है लो प्रेशर, उल्टा कंसेप्ट प्रेशर और टेम्परेचर का। यहाँ पे अब गर्मी वो अंदर अंदर तक लेके जा रहा है, तो इसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में जो समुंदर है, यहाँ पे होगा आपका लो टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में लैंड, क्योंकि समुंदर की साइड की बात कर रहे हैं जहाँ पे समुंदर और जमीन एक दूसरे से आके मिल जाते हैं, जो आपके बीच साइड एरियाज होते हैं और उससे कुछ जुड़े हुए। और इसके साथ साथ आपका, क्योंकि ये लो टेम्परेचर है, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। अब तो दिन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हवा चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलती है। तो दिन के टाइम आपकी हवा समुंदर की साइड से लैंड की साइड को आएगी, तो इस साइड से हवा रश करते हुए इस साइड को आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हवा इससे इस साइड को आ गई। अब ये जो सारा का सारा ये एरिया है जो ऐसे हवा रश करती हुई आ रही है, हवा को नाम हमेशा ऐसे दिया जाता है कि जिस साइड से हवा चलेगी उस साइड से नाम मिलेगा। तो दिन में जो हवा चलती है, क्योंकि वो समुद्र की साइड से चल रही है, उसे हम कहते हैं वो सी ब्रीज है, ठीक है। रात को इससे उल्टा कंसेप्ट हो जाता है। बेसिकली देखो रात में लैंड के साथ फिर से वो क्या हो रहा है कि लैंड ठंडा भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया जल्दी से हीट निकाल देगा। इस ये एरिया ज्यादा है, नीचे से गर्मी लेके आनी है, इसे टाइम लगेगा। तो लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे कंपैरिजन में यहाँ पे लो टेम्परेचर हो गया। लो टेम्परेचर का मतलब है हाई प्रेशर। यहाँ पे हाई टेम्परेचर कंपैरिजन में लैंड के, और उसका मतलब है लो प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, तो रात को ये हवा अपनी डायरेक्शन बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। अब हवा लैंड से समुंदर की तरफ को चलेगी, इस तरीके से, इस तरीके को चलती है। अब ये जो हवा इस तरीके से यहाँ पे चली है, ये इस हवा को कहते हैं, मैंने आपको बताया हवा जहां से चलती है उसी साइड से नाम मिलता है, तो लैंड ब्रीज।
अब आपको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे पेपर में देखो डायरेक्टली कंसेप्ट के कई बार क्वेश्चन नहीं आते होते, वो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी जानना चाहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि दिन का कोई भी टाइम दे देंगे कि दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे समुंदर के यहाँ किनारे खड़े हो, आप समुंदर को फेस कर रहे हो, आपको हवा आपके फेस पे आके लगेगी, बैक पे आके लगेगी, कहाँ आके लगेगी, ठीक है, मतलब आप समुंदर के किनारे खड़े हो, समुंदर की तरफ देख रहे हो, 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। अब उन्होंने लैंड ब्रीज, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर कुछ नहीं मेंशन किया, उन्होंने प्योरली आपसे इनडायरेक्टली पूरा कंसेप्ट पूछ लिया है कि आपको हवा किस साइड से आ रही है। इन्फॉर्मेशन कई बार पेपर में जोड़ी पड़ी होती है कि आप फोटो खिंचाने लगे हो, आप अपने फ्रेंड की तरफ फेस कर रहे हो, जो कि एक तरह से लैंड की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि आप लैंड की तरफ फेस कर रहे हो फोटो खिंचाने के लिए कि समुंदर आपकी बैकग्राउंड में आए, ठीक है, तो आपकी हवा किस साइड पे आके आपको लगेगी, तो ऑब्वियसली बैक पे आके लगेगी क्योंकि इस साइड से हवा चल रही है ये, ठीक है, तो आपकी बैक पे आके हवा लगेगी अगर आप इस साइड को देख रहे हो तो। इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो कंसेप्ट है वो है इंसुलेशन और हीट बजट का, ठीक है। अभी इंसुलेशन और हीट बजट क्या है, देखो, हीट बजट का अपने आप में मतलब होता है कि अर्थ अपनी गर्मी कैसे बैलेंस करती है, कि जितनी सन की तरफ से दिन में हीट आई है उनमें से कितनी कहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, और जब सन रात मतलब चला गया, रात होगी आपकी, ये हीट कैसे निकलनी शुरू होगी और सुबह तक सारी गर्मी ताकि निकल जाए और हम फ्रेश गर्मी के लिए तैयार हो। अब ऐसा क्यों है कि रातों रात सारी गर्मी निकालनी है, देखो अगर अर्थ अपने अंदर गर्मी बचा के रखेगी तो लगातार अर्थ आपकी और ज्यादा गर्म होती जाएगी, तो अर्थ को जरूरी है कि अपनी सारी एक्सेस की जो गर्मी है वो निकाल दे। अब उस चीज को निकालने के लिए जो कंसेप्ट होता है वो आपका हीट बजट और इंसुलेशन है। इंसुलेशन का मतलब है कौन सी चीज कितनी गर्मी एब्जॉर्ब कर रही है, हीट बजट का मतलब है कौन कितना रिलीज, मतलब कितनी आई कितनी गई। अब देखो टोटल मान लो कि 100% जो सोलर रेडिएशन आ रही है, इसमें से हवा के द्वारा जो एब्जॉर्ब की जाती है ना, यानी कि आपका पानी हो गया, जैसे वाटर वेपर्स हो गए, ओजोन लेयर होगी, क्लाउड्स हो गए, डस्ट हो गई, टोटल करके 23% ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। बाकी 7%, 17% और 6% ये है क्या, 7% तो अर्थ को एंटर करते ही वापस स्पेस में चली जाती है। 17% जो आपके क्लाउड्स होते हैं ना, देखो जो आपके बादल होते हैं, बादल ना एक मिरर की तरह भी काम करते हैं, इनके ऊपर लाइट पड़ेगी या हीट पड़ेगी ये वापस फेंक देते हैं, तो कुछ हीट उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी की ज्यादातर वो वापस ही फेंक देते हैं। और बाकी ये नीचे लिखा हुआ है सरफेस, जो अर्थ की सरफेस है नीचे, सरफेस के साथ हीट टकराएगी ये वापस चली जाती है 6%। तो टोटल जो 100% सन की तरफ से गर्मी आ रही है उसका 30% तो वापस वैसे का वैसे ही चला जाता है, ये तो रहता ही नहीं है। 23% आपके एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी का जो 47% है वो आपके ओशंस और लैंड तक पहुंचता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी सारी चीजें काम करती हैं, क्लियर है, हाँ, ठीक है। तो 47% आपका ओशन और लैंड की तरफ आ गया। अब जब आपकी अर्थ जब गर्म होना शुरू होती है, उसमें से जो आपकी गर्मी वो ऊपर वाली लेयर में निकालना शुरू करती है, उस चीज को कहते हैं कंडक्शन। तो 7% जो ऊपर की हवा है वो कंडक्शन से गर्म हो जाती है। बाकी 24% जो अर्थ सरफेस अपनी गर्मी ट्रांसफर करता है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है कि देखो टेम्परेचर नहीं चेंज होता, पर अपने आप में, सॉरी, फॉर्म नहीं चेंज होती, पर अपने आप में हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पे जो गर्मी है वो आपकी लैंड से हवा, सारा कंसेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो 7% कंडक्ट की, 24% लेटेंट हीट से ट्रांसफर कर दी, बाकी जो आपके जो गर्मी है
6% अब वापस अर्थ से निकली हुई गर्मी, ये रात का टाइम आ गया, ठीक है, रात को ये लेटेंट हीट निकल रही है, ये निकल रहा है, 6% जो है वो रात को फिर से आपके वाटर वेपर्स, ओजोन, क्लाउड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ठीक है, और बाकी 10% आपकी स्पेस में चली जाती है, ठीक है, 40% आपकी जो ये सारा दिन यहाँ से भी एब्जॉर्ब हुई थी, अब ये भी वापस जानी है, ठीक है, और 20% जो आपके क्लाउड्स है उन्होंने भी निकाल दी। तो जितनी एटमॉस्फेयर ने भी सारे दिन में गर्मी इकट्ठी की थी और लैंड ने भी गर्मी इकट्ठी की थी, वो सारी की सारी निकल जाती है। अगले दिन फिर से इंसुलेशन आएगी, कई चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कई चीजें एटमॉस्फेयर में, बाकी जमीन पे, जमीन अपनी गर्मी सारा दिन भी ट्रांसफर करता रहेगा, रात को ये ट्रांसफर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, कई क्लाउड्स में पहले एब्जॉर्ब होगी और फिर क्लाउड से टोटल निकलेगी, कई ओजोन लेयर और इन सब में एब्जॉर्ब होगी फिर निकलेगी, और कई डायरेक्टली ही चली जाएगी। इस तरीके से ये पूरा आपके हीट बजट और सोलर इंसुलेशन, इन सारी चीजों का कंसेप्ट है। क्लियर है? अब हमने जो अगला कंसेप्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है विंड बेल्ट्स के बारे। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो आपकी विंड बेल्ट्स, मतलब विंड बेल्ट्स का कंसेप्ट कहाँ से आता है। मैंने आपको इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ाया था, आपको याद हो लैटिट्यूड्स के टाइम पे, कि जो अर्थ का टिल्ट है, टिल्ट के कारण ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक बारी यहाँ पे इस साइड पे गर्मी आती है और एक साइड पे ये सदर्न हेमिस्फीयर की साइड गर्मी चली जाती है। ये में पूरा साइड को होती है, एक बारी समर इस साइड को होती है और उल्टा वेदर उस साइड को एग्जिस्ट करता है। अब चीज क्या है कि अगर आप ये सारी लाइनों को एज अ हीट लाइंस मानो कि यहाँ पे गर्मी कितनी होनी चाहिए, अब इन सारी लाइनों के साथ होता क्या है, मतलब इन्हें हीट की तरह इन लाइनों को लेना क्यों है, क्योंकि एक तरह से ये अर्थ के वो उन इलाकों को भी मार्क करते हैं जो बताते हैं कि कहाँ पे कितनी गर्मी होनी चाहिए। जैसे कि अगर जैसे ये 60 डिग्री नॉर्थ है, इसके बियॉन्ड हम सारा एरिया कह रहे हैं कि आपका आर्टिक सर्कल के बाद जो एरिया है वो सारा आर्टिक एरिया है, तो यहाँ तो बर्फ ही बर्फ होनी चाहिए, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होनी चाहिए। इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा लाइट रहनी चाहिए, सबसे ज्यादा गर्मी होगी। ओवरऑल सबसे ज्यादा गर्मी मतलब सन, क्योंकि इन दो लाइनों के बीच में घूम रहा है, मतलब 23.5 डिग्री का राउंड ऑफ फिगर लगा लो, 30 दोनों साइड पे, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे इस पूरे एरिया के बीच बीच में सन रहता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए साल के पूरे साल में, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा सन रहता है, तो डायरेक्ट हीट यहाँ पे आती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। तो अगर आप इन लाइनों को एज स्ट्रेट हीट लाइंस मान लोगे कि ये मार्क करने के लिए, तो विंड बेल्ट्स का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो फिर ये बेल्ट्स क्या होती हैं, जिस साइड पे आपकी गर्मी शिफ्ट होती है ना, उस साइड पे ये बेल्ट्स भी थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आपके समर्स, यानी कि जैसे लेट्स सपोज सारी की सारी समर्स आपकी नॉर्थ में है, तो आपकी नॉर्थ में ज्यादा गर्मी आ रही है, इसके कारण क्या होता है, ये सारी बेल्ट ना 5-5 डिग्री ऊपर आ जाती हैं सारी की सारी, क्योंकि ये सारी आ जाएगी, ये बेल्ट्स 5-5 डिग्री नीचे चली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मूवमेंट होती है। इसके बारे और ज्यादा हम मेन ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और डिटेल में, और फैक्टर्स को भी, पर अभी एनसीईआरटी लेवल पे समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट के तौर पे अभी अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली सन अट्रैक्टेड है, जिस साइड पे समर होगी गर्मी उस साइड को जाएगी, तो उसके कारण ये सारी जो गर्मी के कारण लाइनें बनी हैं ये भी उस साइड को चली जाएगी। तो इसे अगर मैं ड्रॉ करने का हूं तो एक तरह से ये क्या बनेंगी यहाँ पे, यानी कि एक तरह से ऐसी ये कुछ ब्लैक से बनाऊंगा, यानी कि आपके यहाँ पे एक तरीके से एक बेल्ट की तरह सारी की सारी बन जाएंगी, मतलब कोई भी ऊपर भी बना लो चाहे नीचे बना लो, एक बेल्ट की तरह ये एग्जिस्ट करने लगेंगी।
पहले एक साइड की लाइनें खींच दूं। अपन डायग्राम को स्केल से बना सकते हो। सारी ऐसे डबल लाइनें बनानी मैंने, चलो यहाँ पे डबल ही बना देता हूँ, नीचे वाले में फिर बना दूंगा। तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो चलती है, ऐसी सारी टेढ़ी बनी है। 5 डिग्री मान लो दोनों साइड पे, कि कभी बेल्ट ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, डिपेंडिंग के समर किस साइड पे है। तो मैं 5 डिग्री का मार्जिन लेके ऐसी बेल्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पड़ता है फिर मैं आपको बताऊंगा। ये पढ़नी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मॉनसून भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये सारी विंड बेल्ट्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो आपकी सारी विंड बेल्ट यहाँ पे बन गई है, इनका मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मतलब 5 डिग्री उस साइड को जाएगी, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है ये 5 डिग्री जिस साइड पे समर होगी उस साइड को मूव कर जाएगी। समर नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर, साउथ हेमिस्फीयर में नीचे। अब इसका असर कहाँ पड़ता है, इसका असर यहाँ पड़ता है कि देखो ये जो आपके पोल्स के एरियाज हैं ये सबसे ज्यादा ठंडे एरिया है ना, और ये इक्वेटर का जो एरिया है ये सबसे ज्यादा गर्म एरिया है। तो अगर मैं इन्हें प्रेशर के अकॉर्डिंग मार्क करके रखूं, देखो ये जो एरिया था यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, तो ये आपका एक तरह से हाई टेम्परेचर का एरिया है, पर यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि मैं लिखना क्या चाहता था, बस बता दिया मैंने आपको। अगर ये हाई टेम्परेचर है यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ठीक है, 0 डिग्री पे। दूसरी साइड पे ये जो आपके पोल्स हैं बिल्कुल 90 डिग्री दोनों साइड पे, ये जो एरियाज हैं ये आपके दूसरी साइड यहाँ ऊपर जगह कम है मेरे पास तो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा तभी नीचे लिख रहा हूँ, और इसी कारण आपके हाई प्रेशर है। ठीक है, इस एरिया में ऐसा हो गया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब हमने अभी पढ़ा कि हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो होता क्या है कि बेसिकली अर्थ का ये सेंटर एरिया क्योंकि इतना हीट अप हो रहा है, आपकी यहाँ से ना पोल से हवाएं चलनी शुरू होती हैं, जिनकी कोशिश होती है कि वो आपके इक्वेटर तक पहुंच सके। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा साफ सुथरी बना दूं। तो इस तरीके से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं पोल के एरिया से इक्वेटर की तरफ। अब ये हवाओं को देखो हम ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं ड्रॉ करते, इन्हें हम कोई ना कोई डायरेक्शन देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ ऊपर से बनाऊंगा तो मैं इस साइड को बना रहा हूँ। ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो हमारा डायग्राम है ये कौन सा डायग्राम रोटेट कर रहा है, 2D डायग्राम है, फिक्स डायग्राम है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है, जब हवा एक पॉइंट से चली है, हवा को पहुंचना ओरिजिनली लेट्स सपोज ए पॉइंट था, हवा को ओरिजिनली अगर बिल्कुल सीधी अगर अर्थ रोटेट ना करती और हवा बिल्कुल सीधी चलती तो हवा को पॉइंट बी पे पहुंचना था। पर हवा अब जब चल रही है, रियलिटी तो ये है ना कि अर्थ रोटेट कर रही है, ये वाला हिस्सा रोटेट करता जा रहा होगा आगे को। अब ये जो पॉइंट है ये तो आगे को जा चुका होगा और यहाँ पे कोई और पॉइंट आ चुका होगा जो अब सी है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करने वाले के लिए कि हवा जो चली है वो जब पहुंचेगी तब सी पॉइंट यहाँ पे होगा, हम हवा को पहले टेढ़ा करके बना देते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए कि ए और सी का हम लिंक दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट तो आगे मूव ऑलरेडी कर चुका है, तो इसलिए हम सीधी हवा नहीं बनाते, हम इसलिए आपकी रोटेशन से ऑपोजिट साइड को हवा को ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है। अब पर बात क्या होती है, देखो जैसे जैसे ये हवा यहाँ नीचे 60 डिग्री के पास पहुंचने लगेगी दोनों साइड, हवा जो बिल्कुल ठंडी चली थी ना, वो इस एरिया तक आते आते कंपैरेटिवली गर्म हो जाती है। जितना इस एरिया में टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये हवा उसी टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। इसी कारण क्या है, जब ये हवा हीट अप हो गई है, इस हवा को यहाँ पे हवा आई, हवा गर्म हुई, हमने अभी सर्कुलेशन पढ़ा, गर्म हवा ऊपर को चली जाती है, ये हवा ऊपर को उठने लगती है दोनों साइड पे, क्योंकि ये उसी टेम्परेचर पे पहुंच के, जितना टेम्परेचर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हवा गर्म होके वापस मुड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, दोनों साइड पे इस तरीके से हवा उठ के वापस मुड़नी शुरू होगी। ठीक है, ताकि वो फिर से गर्म हवा अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद आपके ये पोलर एरिया में फिर से आके गिर जाती है। ठीक है, पोलर एरिया में आके फिर से गिर जाती है। इस तरीके से आपकी हवा का एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाता है। ठंडी हवा पोल से चली, गर्म हो चुकी है, जैसे मतलब पोल्स बिल्कुल ठंडे थे, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होगा, और जब वो गर्म होगी वो उठ गई, ठंडी हुई, वापस गिर गई, पर जहां पे वो गिरी है वो पोल्स के एरिया में दोबारा गिरी है, क्योंकि ठंडी वहां होके गिर रही है। तो इस तरीके से आपकी एक पूरी रोटेशन होगी, पर ये इस तरीके से साइकिल हो गया। सीधी हवा ऊपर को उठा, वापस नीचे को, सीधी हवा ऊपर, वापस नीचे को। तो इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर के अंदर साइकिल बन गया। दो साइड वर्टिकल है, दो साइड हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो मैं ये जो लाइन लाइन मानो ऊपर को जा रही है, गर्म हवा ऊपर को उठी, वापस मुड़ी, वहां जाके। क्लियर है? अब यहाँ पे हद से ज्यादा ठंडे एरियाज थे, इसके कारण ये हवा हाई टेम्परेचर से अट्रैक्ट हुई थी और ये उस साइड को भागी थी, पर पहुंच नहीं पाई, वापस मुड़ गई। जो इस एरिया पे हवा फिर पहुंचने की जो कोशिश में करती है ना, वो है वो इस, ये देखो ये जो दोनों साइड 30 डिग्री है, 30 डिग्री वाले एरिया के पास में तो हवा ज्यादा ठंडी होगी, कंपेयर, हमेशा कंपैरिजन में हवा ठंडी होती है। देखो अगर कहीं पे 20 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है, और कहीं पे 25 डिग्री सेल्सियस है, कहने को तुम कह सकते हो टेम्परेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर 5 डिग्री का तो दोनों में डिफरेंस है ना, ये एरिया ज्यादा गर्म है। तो जो, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर जो एरिया ज्यादा गर्म है वहां पे हमेशा लो, कंपैरिजन में हमेशा लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हवा हमेशा इस तरीके से चलेगी। तो सेम चीज आपकी 30 डिग्री की जो लाइंस हैं, इनके पास कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर है 0 डिग्री से, क्योंकि 0 डिग्री चाहे समर्स ऊपर हो चाहे नीचे हो, यहाँ तो रोज गर्मी आनी आनी है। ठीक है, क्योंकि सन नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ तो हर टाइम ही सन रहता ही रहता है। इस कारण यहाँ से हवा इसे ठंडा करने के लिए इस साइड को चल पड़ती है। ठीक है, इस साइड को ये हवाएं चल पड़ती हैं दोनों साइड से। ये कंसेप्ट अपने आप में एटमॉस्फेयर का चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से दोनों साइड से हवाएं चल पड़ी। अब जब आपकी हवाएं दोनों साइड से चल पड़ी हैं, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हवाएं फिर गर्म हो जाती हैं, फिर ये सेंटर पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगी, इससे पहले ही गर्म होकर ऊपर को उड़ जाएंगी, वापस मुड़ जाएंगी, ठंडी होके फिर से गिर के फिर से चल पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक साइकिल दोनों साइड पे फॉर्म हो जाता है। गर्म होगी पहले ही, वापस मुड़ गई, और यहाँ पे ठंडी होके फिर से गिर के फिर से चल पड़ी, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि आपके ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे अभी भी कोई हवा नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ये जो सेंटर का एरिया है, देखो एक तो ये दोनों साइड का कन्वर्जेंट जोन बन जाता है, इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन भी कहते हैं, मैं अभी लिख दूंगा इसका फुल फॉर्म भी। दूसरा इसीलिए इसे डोल ड्रम का एरिया भी कह देते हैं। डोल ड्रम का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप बिल्कुल 0 डिग्री पे कोई पानी के अंदर ड्रम फेंकोगे ना, उसे आप रोटेट करने लगाओगे,
वो रोटेट होना बंद हो जाएगा और बिल्कुल सीधा रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आपकी देखो, एक फोर्स होती है, जब आपकी अर्थ रोटेट कर रही है ना, रोटेशन के अगेंस्ट एक फोर्स आती है, उसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक एंटी फोर्स है, ये तभी ये सारी हवाएं ऐसे उल्टी हमने घुमा के लगाई हैं, क्योंकि रोटेशन इस साइड को हो रही है, ये हवा को जो उल्टा घुमा रही है कोरियोलिस फोर्स ऐसे कहते हैं, जो उल्टा अर्थ को बैलेंस करने के लिए उल्टी साइड पे लग रही है। अब ये कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों साइड पे ना अलग अलग डायरेक्शन में होती है, क्योंकि ऊपर से अगर आप अर्थ को देखोगे, अगर इस साइड को रोटेट कर रही है, इसी चीज को अगर आप नीचे से देखोगे, ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मतलब अगर आप एक सिंगल थंब मान के चलो, थंब रूल इसके ऊपर लगा के देखो, रोटेट कर रही है। जब मैं ऊपर से नॉर्थ से अर्थ को देख रहा हूँ, इसी चीज को जब मैं नीचे से देखूंगा, ठीक है, मतलब इसे उल्टा करके इस साइड से देखूंगा, ठीक है, तो साउथ हेमिस्फीयर से ये अलग दिखेगी। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में अलग साइड पे घूम रही है और साउथ हेमिस्फीयर में ये अलग साइड पे घूम रही है। इसके कारण जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है ना, वहां पे कोरियोलिस फोर्स जीरो हो जाती है, जीरो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई भी डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है इनकी? ठीक है, तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वहां पे हवा आपकी घूम रही है एक तरह से काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखो, अगर आप इस तरीके से इधर को देखोगे, ये सारा ऐसे उल्टा बनता है, उल्टी घड़ी चल रही है ना एक तरीके से। ये देखोगे, ये ऐसे करके ये सीधी घड़ी चल रही है, साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है। तो डोल ड्रम का क्या मतलब होता है? देखो, अगर आप 0 डिग्री, ये आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, एग्जैक्ट इक्वेटर के ऊपर किसी वो ड्रम को पानी में रखते हैं ना, और उसे रोटेट करते हैं, वो रोटेट करना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी फोर्स बैलेंस होती है, वो रोटेट ही नहीं कर पाता। पर उसे थोड़ा सा भी इक्वेटर की किसी भी नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर की साइड को लेके जाओगे और फिर उसे रोटेट करोगे ना, उसकी जो रोटेशन की, मतलब पानी को हिला दो, उसे खुद नहीं रोटेट करना, पानी को हिलाओ। अगर आप बस पानी के अंदर, मतलब अगर आप ये चीज अपने खुद के क्या कहते हैं, किसी टब को लेके घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टब के अंदर कोई भी चीज अगर जो भी फ्लोट कर डायरेक्शन में घूमनी शुरू हो जाएगी। हम मतलब आप ऑब्वियसली अगर इंडिया में ही रहते हो, तो आप जो चीज देखोगे कि वो ऑब्जेक्ट ना काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, अपने आप पानी के हिलने से वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाता है। यही चीज अगर आप दूसरे हेमिस्फीयर में देखोगे, वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप एग्जैक्ट 0 डिग्री पे हो, पानी को हिलाओगे ना, वो बस ऑब्जेक्ट हिलेगा, वो किसी भी एक डायरेक्शन में घूमना नहीं शुरू होगा। उसका कारण यही है कि वहां पे कोरियोलिस फोर्स जीरो है, क्योंकि किसी भी साइड से हवा भी इसी कारण वहां पे नहीं पहुंच पाती। ठीक है, क्लियर है इस तरीके से? अब एक तरीके से देखो, यहाँ पे दो हवा के साइकिल बन गए, एक तो ये हवा का साइकिल बन गया, एक ये हवा का साइकिल बन गया, मतलब दो जगहों पे, एक तो ये, पर ये बीच वाला एरिया रह गया। अब ये बीच वाले में देखो, जहां पे तो ये थर्मल डिफरेंस, ठंडे से गर्म की तरफ हवा अगर चली, यहाँ पे ठंडे से गर्म की तरफ हवा चली, इन एरियाज को कहते हैं, यहाँ पे जो हवा चली है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है। यहाँ पे चलने, थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब है, थर्मल वर्ड हमेशा टेम्परेचर से लेना देना होता है। थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब है कि ये हवा इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आया, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हवा चलनी शुरू हुई। तो ये भी थर्मली इंड्यूस्ड है, ये भी ऑब्वियसली उसके साथ का ही था, ये भी थर्मली इंड्यूस्ड है, ये भी आपकी थर्मली इंड्यूस्ड है, और ये भी आपका थर्मली इंड्यूस्ड है। ठीक है, अब ये बीच वाले एरिया रह गए। देखो, बीच में क्या होता है, अब ये सेंटर का एक एरिया मानो, यहाँ पे दोनों साइड पे हवा चल रही है, हवा जा रही है किसी साइड को, गर्म हो रही है, ऊपर को जा रही है, टकरा रही है।
ये लगातार यहाँ पे ऐसे मतलब इस साइड को हवा ऊपर को जा रही है, इस साइड को हवा नीचे को आ रही होगी, ठीक है, मतलब जा ऐसे रही है, पर ऑब्वियसली क्योंकि अगर इस सेंटर वाले एरिया में देखोगे यहाँ पे हवा गर्म होके ऊपर को उठ रही है, यहाँ से हवा चलनी शुरू हो रही है, गर्म होके गिर रही है। तो यहाँ पे ये जो साइकिल पड़ा, जो बीच का एरिया है, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हवा है नहीं एटमॉस्फेयर के अंदर। इस हवा के ऊपर क्या होना शुरू होता है कि यहाँ बीच वाले एरिया पे ना रगड़ पैदा होनी शुरू होगी, दोनों साइड से ऐसे झटके पड़ रहे हैं, ये हवा इस साइड को घूम रही है, ये हवा इस साइड को घूम रही है, तो दोनों साइड से झटके पड़ रहे हैं। ये हवा एक तरीके से दोनों साइड से झटके खा खा के यहाँ पे बीच वाले एरिया में, जो दोनों साइड पे क्योंकि हवा चल रही है, ऐसे दोनों साइड पे साइकिल बन गए, मतलब ये साइकिल सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं है, सारी अर्थ पे लगा के चलो, तो ऐसे पूरी की पूरी हवा घूम रही है दोनों साइड पे। तो अगर मैं ये दोनों साइड पे मानूं, अगर ये दोनों साइड घूम रही हैं, ये जो बीच में हवा है इसके ऊपर अपने आप ही जोर लगने लगेगा। और अगर इसे आप धीरे से देखोगे, ये जोर हमेशा उल्टा को लगता है, क्योंकि इस साइड को धक्का मार रहा है, इस साइड को ऊपर को कर रहा है, तो ये इस साइड को जोर मार रहा है, उल्टी साइड को। तो इसके कारण यहाँ पे ये हवा उल्टी डायरेक्शन में चलनी शुरू होती है, ये हवा इस साइड को चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो आपका साइकिल है ये इसी कारण उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। अब इसके कारण यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ पे पहुंचते हुए गर्म होगी, लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। उसका लिफ्ट होने का अपने आप में कोई कारण थर्मल नहीं है, पर वो इस कारण ऊपर लिफ्ट हो रही है, इधर से रगड़ पड़ रही है उसे, ठीक है। यहाँ पे पहुंची, इस साइड पे फिर से उसे रगड़ पड़ रही होगी, इस कारण वो नीचे आ जाती है। इस वाले बीच में हवा ये थर्मल इंड्यूस नहीं है, इसी कारण इससे ना आपके फिजिक्स में कंसेप्ट था, फिजिक्स में आगे जब जनरल साइंस करेंगे तब जाके आपके करेंगे, आपके एडी करंट्स के कारण ये हवा चलती है, इसलिए इसे कह देते हैं ये आपके डायनामिकली इंड्यूस्ड है, ठीक है। दोनों साइड से देखो, आपके जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, दो साइड पे आपके करंट पास करवाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब एक साइड पे करंट पास करवाया जाता है, दूसरी साइड पे आपके खुद ब खुद करंट चलने लग जाता है। ये आपका जो कंसेप्ट होता है इन्हें एडी करंट्स कहते हैं। आपके आसपास मैग्नेटिक वेव्स ऐसे निकलनी शुरू होती हैं, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स नहीं निकल रही, पर ये कंसेप्ट होता है कि अगर आप एक साइड पे पुश लगा रहे हो, ठीक है, मतलब एक सिंगल चीज बीच में ट्रैप्ड है, अगर दो साइड पे चीजें घूम रही हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं उसे, पर वो जब एनर्जी ट्रांसफर होगी वो एनर्जी हमेशा उल्टी ट्रांसफर होगी, इसी कारण ये उल्टा चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी ये सेम चीज हो रही होगी, यहाँ पे ये गर्म हुई, वापस मुड़ी, ऊपर को उठी, यहाँ पे आगे जाके ठंडी होके वापस गिर गई, इस तरीके से यहाँ पे ये भी आपकी डायनामिकली इंड्यूस्ड। अब इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो ये बीच की ये सारी की सारी लाइनें थी ना, यहाँ पे आपका कहीं पे भी हवा यहाँ बीच में नहीं पहुंच पाती, इसीलिए यहाँ पे ये बीच में सारी जगहों पे गैप रह जाता है, ठीक है। इन्हें हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, अब इस सारी चीज को हम एक डिटेल डायग्राम में करते हैं, वहां से ही आपको समझाता हूँ, जो ज्यादा बेहतर और सुंदर बना हुआ है मैं यहाँ से आपको इन चीजों को समझाता हूँ, ठीक है। अब ये इन्होंने नाम नहीं दिया, मैं यहाँ पे नाम नहीं दे देता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम में सॉरी नाम नहीं था। ये देखो जैसे ITCZ का मतलब था, मैं यहाँ पे इस साइड पे फुल फॉर्म दे देता हूँ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ITCZ। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, डोल्ड्रम, ये वाला एरिया, ये जो 30 डिग्री है यहाँ से दोनों साइड हवा दूसरी साइड को जा रही है, इस एरिया को आपके कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक कहानी है। देखो अगर आपके सेलर्स बाई चांस इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाते थे ना और बीच में यहाँ के फंस जाते थे, उन्हें किसी ना किसी तरीके से अगर इस एरिया को क्रॉस करना है, और हवा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, हवा बहुत ही लाइट होती है, पर अगर आपको इस एरिया को क्रॉस करना है
तो आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, तभी आप दूसरी साइड की हवा के साथ जुड़ सकते हो जो आपको लेके जाएगी। तो ट्रैवल के अंदर फिर सबसे ज्यादा जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा यूजलेस चीजें जो लग रही होती थी वो ये होता था, वो थे घोड़े। घोड़ों का समुंदर के अंदर तो कोई काम नहीं है ना। सेलर्स को ये लगता था कि जमीन पे दोबारा पहुंचेंगे, दोबारा घोड़े खरीद लेंगे। तो इसका नाम एक बहुत ही क्रूअल हैबिट से यहाँ पे पड़ा कि यहाँ पे सेलर्स क्या करते थे, अगर वो यहाँ पे फंस जाते थे वो सारे घोड़े समुंदर के अंदर फेंक देते थे। तो यहाँ पे बहुत घोड़े डूबे होंगे पिछले कई हजारों सालों में। इसीलिए इनका नाम ही हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया कि इसे पार करना पड़ेगा तो सारी एक्सेस जो फालतू चीजें उन्हें पानी के अंदर फेंकना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड इनका नाम पड़ गया। ये आपके बिल्कुल ही पोलर के पास का ये फ्रंट बन गया, इसलिए इन्हें पोलर फ्रंट कह देते हैं दोनों साइड को। ठीक है, ये आपके पोलर फ्रंट्स बन गए। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे बीच के इन बॉर्डर्स का नाम भी है। और आपके इसके बाद जो है इन सारी विंड्स का भी अपना अपना नाम है। ठीक है, अब देखो विंड्स का नाम जैसे मैंने आपको बताया था, इन हवाओं का नाम हमेशा ही जहां से चलती हैं उसी नाम से होता है। जो इस पोल के यहाँ से ये जो चली, इसे और पेन से लिख देता हूँ ताकि अलग से दिखे, ये हैं आपकी पोलर, और इस साइड से चल रही हैं ईस्टर्लीज। दोनों साइड पे ये नाम आएगा, पोलर ईस्टर्लीज। इस साइड से चल रही हैं क्योंकि, ठीक है, तो इन दोनों का नाम पोस्टर सॉरी पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, अब पोलर ईस्टर्लीज के बाद जो हमने आपकी सेंटर ऑफ द विंड में जो हमने सबसे पहले हवा बनाई थी, ठीक है, अब उन्हें हम ये मतलब अगर सिंपल इनमें देखोगे, इन एरियाज को जो कहते हैं, इन विंड्स को बोला जाता है, कहाँ गया मेरा पेन, वेस्टर्लीज। ठीक है, इन्हें बोला जाता है आपके वेस्टर्लीज। अब इसके बाद ये जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे सारा साल, क्योंकि गर्मी सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है, यहाँ पे हवा ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं यही है। ये था फर्स्ट लेक्चर में कि इस चीज को याद रखना कि अर्थ के ऊपर जो भी चल रहा है वो सन की एनर्जी से चल रहा है। तो जहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा होगी वहां पे हवाएं भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पे जो ये हवाएं आती हैं, इनका नाम इसी चीज से पड़ता है। देखो, इन दोनों को कहते हैं ट्रेड विंड्स। पर क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास है, मतलब इस साइड पे भी इस साइड पे, ये तो तब भी दूरी आ गई ना क्योंकि पोल्स तो तब भी एक्सट्रीम एंड पे है। ये भी ट्रेड विंड, ये भी ट्रेड विंड। इस कारण इनका नाम इस चीज से पड़ जाता है। देखो, ये नॉर्थ से आ रहे हैं और ईस्ट से आ रहे हैं, ये हुआ आपका नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। ठीक है, और नीचे ये साउथ से आ रही है और ईस्ट से, ये हुआ साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। ये विंड्स आपकी परमानेंट विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स, ये सारा साल चलती हैं क्योंकि सारा साल यहाँ पे तो गर्मी रहेगी रहेगी। जहाँ पे पोल्स आगे, पोल्स में तो 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है, वो हवाएं बंद भी हो जाती हैं। ट्रेड विंड सारा साल रहेंगी, इसी कारण याद रखना इन विंड्स को परमानेंट विंड्स कहते हैं। कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए इनमें से किन्हें परमानेंट विंड्स कहते हैं, ट्रेड विंड्स आपकी परमानेंट विंड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये सारी हवाएं चलती हैं उसके ऊपर। अब ये जो आपके ये ऐसे चलने वाले सेल्स बन गए ना, इन सेल के भी नाम है। इन सेल्स के क्या नाम है, जो आपके बिल्कुल ये पोल के पास जो ये सेल बना था इसे कहते हैं पोलर सेल। यानी कि ये जो सेल हुआ ये आपका हुआ पोलर सेल। ठीक है, मैं वहां पे आपको साफ सुथरा, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिख दिया, मैं वहां पे दिखा के यहाँ पे बस लिखता जाता हूँ। तो ये दोनों साइड पे पोलर सेल हो गया।
ओहो ओहो पोलर सेल, ठीक है। उसके बाद इसका नाम यहाँ पे इन्होंने मिड लैटिट्यूड सेल डाला हुआ है, पर इसका नाम फेरल सेल भी होता है, ठीक है। तो इसे फेरल सेल से याद कर लो कई बार पेपर में, क्योंकि फेरल सेल आता होता है। जो आपके ये डायनामिकली इंड्यूस सेल पढ़ा ना, इसका नाम पड़ेगा फेरल सेल, ठीक है। तो दोनों साइड पे फेरल सेल लिख लेना, ये भी फेरल सेल, क्लियर है। अब ये जो बिल्कुल आपके सेंटर के पास पड़ गए, इन्हें कहते हैं आपके हेडलेस सेल, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सेंटर के पास ये जो सेल बने, ये आपके बने हेडलेस सेल, हेडले, ये भी हेडले, ठीक है। अब ये अपने आप में सारे के सारी चीजें क्वेश्चन बन सकती हैं। कौन सा सेल थर्मली इंड्यूस्ड है, कौन सा सेल आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे जीरो होती है, कहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोल्स पे आपकी कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होगी, स्पीड वहां पे जीरो होती है, कोरियोलिस फोर्स वहां पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो हर चीज जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, एक बार दोबारा से इस पूरे डायग्राम को अपनी प्रैक्टिस के लिए प्लीज दोबारा से बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्लियर है। मॉनसून का कंसेप्ट हम इसी चीज का जो है, ये जो विंड बेल्ट्स हैं, आज आप डिटेल से पढ़ना, मॉनसून इसी चीज से जुड़ा हुआ है, ये विंड बेल्ट से हमने दोबारा से बनानी है, प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस वीडियो को दोबारा भी देखना पड़े तो प्लीज देखना, तो फिर हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये आपका सारा की सारी चीज दोबारा आएगी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, हम वहां पे पढ़ेंगे। थैंक यू एंड